सोचिए, एक ऐसी कहानी जो 5000 साल पुरानी है, उसे गुफा की दीवारों से लेकर आज के मॉडर्न कैनवस तक कैसे सुनाया जा सकता है। आज हम भारतीय कला की इसी कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। हाँ, तो सवाल यही है, 5000 साल की कहानी और सिर्फ कुछ मिनटों में? सुनने में तो मुश्किल लगता है ना? बिल्कुल, ये एक चुनौती है, पर हम कोशिश करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में जहां से क्रिएटिविटी की शुरुआत हुई, वहां से लेकर आज तक का सफर, हम इस पर एक तेज नजर डालेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, ये सफर थोड़ा तेज होने वाला है। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक वहीं से जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, अंधेरी गुफाओं में और फिर हलचल भरे पुराने शहरों में। पता है, ये वो दौर था जब आर्ट सिर्फ कोई सजावट की चीज नहीं थी। नहीं, ये तो जीने का एक तरीका था, एक जरिया था जो लोगों को उनके देवताओं से, उनकी दुनिया से और हाँ, एक दूसरे से जोड़ता था। वाह, इस टाइमलाइन को देखकर अंदाजा होता है कि हम कितने लंबे सफर की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, आज से 30,000 साल पहले भीमबेटका की चट्टानों पर शिकार के सीन बनाए जा रहे थे। और फिर वहां से हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआती साम्राज्यों की शानदार मूर्तियों तक। सच में, हर दौर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो अपने अपने समय की कहानियां हैं। भीमबेटका की गुफाएं, वो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनकी रोज की जिंदगी कैसी थी। मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल को देखिए, उस जमाने में मेटल की कारीगरी किस लेवल पर थी, ये उसकी एक मिसाल है। और एलोरा का कैलाश मंदिर, अरे वो तो सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, वो तो विश्वास और इंसानी जिद का एक जीता जागता सबूत है। सोचिए, पूरा का पूरा मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया। कमाल है। अजंता में तो कला अपने पीक पर पहुंच जाती है। एक तरफ पद्मपाणि बोधिसत्व हैं, जिनके चेहरे पर इतनी शांति और करुणा है, और दूसरी तरफ मरणासन्न राजकुमारी का चित्र, जिसके चेहरे का दुख महसूस किया जा सकता है। ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये तो इमोशंस की पूरी कहानी है, जो आज भी दुनिया भर के आर्टिस्ट को इंस्पायर करती हैं। तो प्राचीन गुफाओं के अंधेरे से निकलकर हमारी कहानी अब पहुंचती है मिडीवल इंडिया के आलीशान दरबारों और मठों में। यहाँ आकर आर्ट का मकसद भी बदला और उसे नए संरक्षक भी मिले, यानी धर्म और साम्राज्य। और इस दौर में आर्ट जैसे दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। एक तरफ थी पाल स्कूल की कला, जो पूरी तरह से बौद्ध धर्म और उसकी आस्था को दिखाती थी, और दूसरी तरफ थे मुगल और राजस्थानी दरबार, जहां आर्ट का काम था ताकत दिखाना, शानो शौकत दिखाना और दरबारी जिंदगी की कहानियां सुनाना। मुगल दरबार की बात करें तो खासकर जहांगीर का दौर, वो तो आर्ट का गोल्डन एज था। देखिए, जहांगीर सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो कला के बहुत बड़े पारखी थे। उन्होंने उस्ताद मंसूर जैसे आर्टिस्ट्स को सपोर्ट किया, और मंसूर का काम, वो कुदरत को कैनवस पर ऐसा उतारते थे मानो उनके बनाए पक्षी अभी उड़ पड़ेंगे। उनकी मशहूर पेंटिंग बाज इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अच्छा, अब मुगल दरबारों से थोड़ा दूर चलते हैं, राजस्थान के रजवाड़ों में। यहाँ भी कला का एक बिल्कुल अलग रूप निखर रहा था, और किशनगढ़ स्कूल ने तो भारतीय कला को एक ऐसा नगीना दिया जो आज भी चमकता है। वो है बणी ठणी। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, ये तो राजस्थानी आर्ट की रूह है। अपनी खूबसूरती और अपने रहस्य के लिए जानी जाती है। इसे इंडिया की मोनालिसा भी कहते हैं, और ये तुलना बिल्कुल सही बैठती है। क्यों? क्योंकि जैसे मोनालिसा की मुस्कान आज भी एक पहेली है, वैसे ही बणी ठणी की खूबसूरती और उसके चेहरे के भाव वो आज भी कला के चाहने वालों को अपनी तरफ खींचते हैं। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। अंग्रेजों का राज आया और भारतीय कला एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां उसे चुनना था। ये परंपरा और मॉडर्निटी के बीच एक टकराव का दौर था, एक ऐसी कशमकश जिससे एक बिल्कुल नई और बहुत साहसी पहचान पैदा हुई। मॉडर्न इंडियन आर्ट का ये रास्ता 3 बड़े पड़ावों से गुजरा। सबसे पहले आए राजा रवि वर्मा। उन्होंने वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग की तकनीक को इंडियन कहानियों के साथ मिला दिया, और समझिए, एक क्रांति ही आ गई। फिर आया बंगाल स्कूल, जिसने कहा नहीं, हमें वेस्टर्न स्टाइल नहीं चाहिए, और अपनी एक नई वॉश तकनीक बनाई। और फिर आज़ादी के ठीक बाद प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने भारतीय कला को एक बोल्ड, नया और इंटरनेशनल चेहरा दिया। इस दौर में आर्ट सिर्फ महलों या स्टूडियो तक सीमित नहीं रही, वो सड़कों पर उतर आई, आज़ादी की लड़ाई का एक मजबूत हथियार बन गई।
और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये आज़ादी की एक पुकार थी, एक ऐसा सिंबल जिसने लाखों लोगों को एक आज़ाद भारत के सपने से जोड़ दिया। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि आगे बढ़ने के लिए इन मॉडर्न आर्टिस्ट ने अपनी जड़ों की तरफ देखा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने षडंग यानी आर्ट के 6 पुराने उसूलों को फिर से सामने लाया। उन्होंने ये दिखाया कि मॉडर्न होने का मतलब अपनी परंपरा को भूल जाना नहीं, बल्कि उसे नए नजरिए से समझना है। और शायद मॉडर्न आर्ट और एक नए देश के बनने का इससे मजबूत रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता। सोचिए, जब आज़ाद भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो उसकी ओरिजिनल कॉपी को सजाने के लिए किसे चुना गया? एक आर्टिस्ट को, नंदलाल बोस को। संविधान का हर एक पन्ना अपने आप में आर्ट का एक नमूना बन गया, जो एक नए देश की उम्मीदों और सपनों को दिखा रहा था। तो पुरानी गुफाओं के अंधेरे से लेकर एक नए देश की सुनहरी सुबह तक क्या सफर था ये। भारतीय कला ने हमेशा भारत की कहानी कही है, इसकी जीत की, इसके संघर्ष की और इसकी आस्था की। ये एक जिंदा विरासत है जो आज भी हमारे बीच सांस ले रही है और लगातार बदल रही है। तो इस 5000 साल के शानदार सफर को देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि गुफा की दीवारों से कैनवस तक तो हम आ गए, अब आर्ट का अगला चैप्टर क्या होगा? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, कहानी आगे भी उतनी ही रोमांचक और सरप्राइजिंग होगी। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।